हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस समय आपके एग्जाम चल रही है और उम्मीद भी है कि बहुत अच्छे एग्जाम आपके चल रहे हैं, पेपर अच्छे चल रहे हैं और थोड़ा सा भय का माहौल भी बना हुआ है कोरोना के चक्कर में। बाकी ऐसा कुछ भी बड़ा मैटर नहीं है, आपको इससे डरना नहीं चाहिए। और जो भी उपाय गवर्नमेंट जो बता रही है, जो भी एडवाइजरी जारी कर रही है, उनको आपको फॉलो करना चाहिए। और जो भी बचने के जो तरीके दिए हुए हैं उन पे आपको ध्यान रखना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। और अभी जो मैं अगला जो टॉपिक ले रहा हूं, और अभी आपके जो पेपर चल रहे हैं उसके बीच में लगभग 10 दिन का गैप आपको मिलने वाला है। तो समझने वाली बात यह है कि ये जो 10 दिन आपको मिलने वाले हैं, इसमें ऐसा नहीं होना है कि आप ये सोचें कि अगले दिन हम पढ़ लेंगे, अगले दिन हम पढ़ लेंगे, इस तरह से करते हुए पूरा टाइम निकल जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको रेगुलर आपको स्टडी करनी है। आपको डेली का एक टारगेट लेके चलना है कि आज हमको एक पेपर कंप्लीट करना है, 2 मॉडल पेपर कंप्लीट करने हैं, और आज आपको 2 चैप्टर के कंप्लीट करने, 3 चैप्टर के। जिनके पास मॉडल पेपर है, जिनके पास डेस्क वर्क है, जिनको मैंने रेगुलर जो मॉडल पेपर दिए थे, जिन्होंने वो तैयार कर लिए हैं, वो तो अपना मॉडल पेपर का एक टारगेट रख सकते हैं। उनके पास आसान रहेगा कि उनके पास डेली का क्वेश्चन करने को रहेंगे। और जिन स्टूडेंट्स के पास ये क्वेश्चन पेपर नहीं है, मॉडल पेपर नहीं है, वो अपने फ्रेंड से आप कलेक्ट करें, और या फिर जो आपकी बुक है उसमें से आप चैप्टर वाइज तैयार करें। और जितना आपने पहले की प्रिपरेशन कर रखी है वही आपकी इस समय ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। तो स्टूडेंट्स, अब अपन अपना अगले टॉपिक पे आते हैं। आपके पास अगर बुक हो तो आप पेज नंबर मिला सकते हैं। चैप्टर नंबर 15 है और पेज नंबर 269 पे हम जो अगला जो टॉपिक है, इससे पहले जो हमारे वीडियो थे वो मैंने बनाया था, तो वो PLSQL के बारे में था। छोटे क्वेश्चन बने थे। इससे पहले जो चैप्टर आए उसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बना दिए थे। अभी इसमें शॉर्ट के अंदर ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है कि कर्सर क्या होता है। तो इंपोर्टेंट बात स्टूडेंट्स पहले ये समझे कि कर्सर क्या है। क्योंकि एक चीज समझने वाली बात यह है कि कर्सर, वो मोबाइल वाले कर्सर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि जो मोबाइल में जो कर्सर है जिससे एक एरो की बनी हुई आती है जिसको आप आसानी से मूव करते हैं, उस कर्सर की बात नहीं है। यहाँ पे जो कर्सर बना हुआ है, एक तो आप इसको ध्यान से समझे कि कर्सर है क्या। PLSQL में जब भी हम क्वेरी करते हैं तो उस क्वेरी के लिए जो एक अस्थायी वर्किंग एरिया होता है जो कुछ समय के लिए बनता है। इंपोर्टेंट वर्ड्स है, ध्यान से सुने। एक अस्थायी वर्क एरिया, जब हम एसक्यूएल में क्वेरी कर रहे होते हैं उस समय के लिए, थोड़ी देर के लिए जो वर्किंग एरिया होता है, जो कार्य करने का जो एरिया होता है, उसको हम PLSQL एरिया कहते हैं, मतलब PLSQL कर्सर कहते हैं। इसमें होता क्या है, आंकड़ों की पंक्तियां और सेलेक्ट वाक्य से प्राप्त होने वाली सूचनाएं इसमें शामिल होती है। देखो, अस्थायी वर्किंग एरिया का मतलब है, देखो जैसे हमारी कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, जैसे रैम मेमोरी होती है, जिस समय हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं उस समय जो आपको नजर आता है वो आपका एक अस्थायी वर्किंग एरिया होता है। इसी तरह से कंप्यूटर में जब भी आप कोई क्वेरी लगाओगे, जैसे PLSQL में आप क्वेरी लगा रहे हो, तो जिस समय आपको क्वेरी का आउटपुट नजर आ रहा है, जो परिणाम आपको नजर आ रहा है, वो थोड़ी देर के लिए रहेगा, जब तक कि आप कोई नेक्स्ट क्वेरी नहीं लगा लेते हो। तो जितनी देर के लिए आपने जो क्वेरी लगाई है, जो क्वेरी आपको दिख रही है, वो आपकी थोड़ी देर के लिए मेमोरी में रहती है। जैसे आपने कोई अगली क्वेरी लगाई और अगली क्वेरी को जैसे आपने एग्जीक्यूट किया, तो जो पहले वाली जो मेमोरी होगी वो आपकी वहां से हट जाएगी, मतलब कि उसकी मेमोरी वहां से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहाँ पे जो अस्थायी वर्किंग एरिया है उसको हम कर्सर कहते हैं। इसमें क्या चीजें शामिल होती है, जो भी आंकड़ों की जो पंक्तियां होती है, जो भी रोज बनी हुई आती है, जो रोज बनी हुई आती है, जैसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, रोल नंबर है, नेम है वगैरह के जो कॉलम बने हुए हैं, वो पूरा रिकॉर्ड आपके सामने आता है। और जो भी कथन हमको सेलेक्ट वाक्य से प्राप्त होते हैं, जैसे हम क्वेरी लगाते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज ग्रेटर देन 18, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, तो जो परिणाम हमको प्राप्त होता है, जो परिणाम जो प्राप्त होता है, वो वाले जो सूचनाएं होती है वो आपकी कर्सर में शामिल होती है। इंपोर्टेंट बात, मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट बनाए, इस अगले बिंदु का ध्यान दें। एक समय में एक पंक्ति, एक बार में केवल एक पंक्ति ही एग्जीक्यूट होती है, एक से ज्यादा पंक्तियां नहीं आती हैं। एक बार में एक रिकॉर्ड आपके सामने आता है, और जो पंक्तियों का समूह है उसको एक्टिव सेट कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है कि एक्टिव सेट किसे कहा जाता है। हिंदी में क्वेश्चन जो बनेगा कि क्रियाशील समूह किसे कहा जाता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से सुने कि क्रियाशील समूह क्या है, PLSQL में क्रियाशील समूह क्या है। तो जो भी पंक्तियों का आउटपुट आपको नजर आता है, जो आपको एक लाइन में जो नजर आ रहा है, उन पंक्तियों के समूह को, जिस पे भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी क्रिएटिव है, जो भी एक्टिव है, जिस पर हम काम कर रहे हैं, तो वो जो समूह होता है उसको हम क्रियाशील समूह कहते हैं, पंक्तियों का समूह कहते हैं।
तो एक समय में एक पंक्ति हो गई और पंक्तियों के समूह को क्रियाशील समूह कहते हैं। तो ये आपकी इंपोर्टेंट लाइन हो गई। तो ये तो बात समझ गए होंगे कि कर्सर होता क्या है। तो कर्सर के लिए 4 बिंदु आपको ध्यान से समझने हैं। उसके बाद में देखो, वैसे एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक समय में एक पंक्ति इंपोर्टेंट बात है। एक बार में एक पंक्ति, वैसे एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कर्सर आपके 2 प्रकार के हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये पूछा जाएगा कि कर्सर के प्रकारों के नाम लिखिए। लेकिन अगर आता है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि थोड़ा सा लिख के छोड़ दिया आपने। आपको क्या करना होगा कि उसके बारे में एक्सप्लेन भी करना रहेगा। तो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने शॉर्ट में जो बोर्ड पे लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं उसको आप पॉज करें और जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो अलग से आप नोट करें। और जैसे मैं जो वर्बली बोले जा रहा हूं उसको ध्यान से एक चीज को समझने का प्रयास करें, इजिली समझ में आ जाएगा। कि इम्प्लिसिट कर्सर, हिंदी में बात करें तो आंतरिक, इम्प्लिसिट मतलब आंतरिक कर्सर। देखो, जो भी डीएमएल वाक्य जो होते हैं उनसे जो परिणाम प्राप्त होता है डीएमएल वाक्यों के द्वारा। डीएमएल कमांड्स आपको याद है कि एसक्यूएल के अंदर डीएमएल वाक्य हमने पढ़े थे कि डीएमएल कमांड कौन कौन सी होती है, जिसमें आपकी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट से प्राप्त होने वाले जो भी परिणाम होते हैं वो आपके डीएमएल वाक्य होते हैं। तो डीएमएल की फुल फॉर्म पता है स्टूडेंट्स, आपको याद करें, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डीएमएल से जो एसक्यूएल की जो 4 आपके जो कमांड्स है, इंसर्ट कमांड, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट कमांड, तो इन पंक्तियों से जो प्राप्त होने वाले जो परिणाम है वो आपके इम्प्लिसिट कर्सर में आते हैं, जिसमें केवल एक पंक्ति परिणाम में आती है। कम से कम एक पंक्ति का तो परिणाम आना ही चाहिए। इंपोर्टेंट बात है कि आप यहां पे नोट डाउन करें कि कम से कम केवल एक पंक्ति का परिणाम तो है। और अगर वो भी नहीं आया, अगर एक पंक्ति में भी परिणाम नहीं आएगा तो एरर जनरेट होगी, आपको एरर वहां पे स्क्रीन पर शो होगी। देखो स्टूडेंट्स, आप जो बोल रहे हो ना, जैसे एरर कहां से आएगी, देखो रियल में क्या है कि आपके जो सिलेबस में एसक्यूएल का तो प्रैक्टिकल दिया हुआ है, पीएलएसक्यूएल का कोई प्रैक्टिकल वगैरह दिया हुआ नहीं है। तो हो सकता है आपने ये नहीं देखा होगा, लेकिन हमको एक तरह से इस चीज को समझना होगा और हमको एग्जाम पर्पज से इस चीज को क्लियर करना है कि अगर एरर, यदि एक भी पंक्ति का परिणाम नहीं आया, फॉर सपोज हम बात करें कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज ग्रेटर देन 18, अगर मान लो एक भी स्टूडेंट अगर ऐसा नहीं है जो कि 18 साल से ज्यादा हो, तो अगर एक भी नहीं आया तो आउटपुट क्या आएगा, एरर आएगी, क्योंकि था ही नहीं कोई। ठीक है, तो इसमें एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। एट्रीब्यूट में परसेंटेज फाउंड, परसेंटेज नॉट फाउंड, परसेंटेज रो काउंट, परसेंटेज इज ओपन, ये 4 इसके एट्रीब्यूट है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इंप्लिसिट कर्सर के एट्रीब्यूट्स का नाम लिखिए, या फिर एक नंबर के क्वेश्चन भी इस तरह से आ सकते हैं कि फाउंड एट्रीब्यूट का क्या यूज है, नॉट फाउंड एट्रीब्यूट का क्या यूज है, परसेंटेज रो काउंट का क्या यूज है, या इज ओपन का क्या यूज है। तो एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन जो 1 से लेकर 13 नंबर तक के जो क्वेश्चन होते हैं, जो 1 मार्क्स के होते हैं, वो आपके इधर भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो एट्रीब्यूट दिया हुआ है, परसेंटेज फाउंड, नॉट फाउंड, रो काउंट और इज ओपन, तो इनके बारे में मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि इसका यूज क्या है। देखो, परसेंटेज फाउंड, जब भी आप पंक्तियों का कोई भी क्रियान्वयन करेंगे, मतलब एसक्यूएल के अंदर आपने जो पीएलएसक्यूएल में क्वेरी लगाई और इस क्वेरी में जो परिणाम आप चाहते हो वो परिणाम अगर मिल जाता है, मतलब इस चीज को जांच करना, फाउंड करना। देखो, आप एक पेज नंबर आप मिला रहे 270, जहां पे एक लाइन लिखी हुई है कि कम से कम एक पंक्ति का संचालन हो, और अगर एक भी पंक्ति नहीं आई, परसेंटेज फाउंड का मतलब है कि जांचना कि क्या रिकॉर्ड अवेलेबल है, क्या वो जो रिकॉर्ड हम चाहते हैं वो मिला या नहीं मिला, तो फाउंड या नॉट फाउंड। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक क्वेरी बोल रहा हूं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज ग्रेटर देन 18। मान लो कि एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है, अगर हमने फाउंड एट्रीब्यूट का यूज किया है और एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है, तो एरर जनरेट होगी। तो ये चेक करने के लिए, मतलब ये कंडीशन को चेक करता है। तो इसका जस्ट अपोजिट है नॉट फाउंड, कि हम ये चाहते हैं कि क्या कोई वैल्यू ऐसी नहीं है। तो देखो, नॉट फाउंड में लिखा हुआ है कि अगर एक भी पंक्ति का संचालन नहीं हो, अगर एक भी रिकॉर्ड नहीं आएगा तो परिणाम ट्रू होगा। देखो, दोनों में अंतर क्या है, यहां पे जब रिकॉर्ड मिलता था, जब यहां पे रिकॉर्ड मिलता था तब ट्रू होता था। सुने ध्यान से, फाउंड में जब रिकॉर्ड मिल जाता है तब परिणाम ट्रू प्रदर्शित होगा, जबकि नॉट फाउंड में अगर परिणाम मिल जाता है तो परिणाम फॉल्स प्रदर्शित होगा। ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें परिणाम मिला तो ट्रू, और नॉट फाउंड में परिणाम मिला तो उल्टा, मतलब जस्ट अपोजिट हो गया, नहीं मतलब फॉल्स शो होगा। फिर है परसेंटेज रो काउंट,
कि टोटल कितनी पंक्तियां प्रभावित हुई। आप ये देखना चाहते हो कि 18 साल से ज्यादा के स्टूडेंट कितने हैं। तो जितनी पंक्तियां हैं, मान लो 5 हैं, 10 हैं या 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 18 साल से ज्यादा के हैं, तो उनकी रो काउंट करके बताएगा कि ऐसे 10 स्टूडेंट है, 5 है या 8 है, जो भी है, ठीक है। और इज ओपन, ये आपके वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इज ओपन का मतलब होगा कि आप जो भी क्वेरी ओपन कर रहे हो उसके लिए लिखना होता है कि क्या आपने जो टेबल ओपन की है, मतलब जिस टेबल पर आप अप्लाई कर रहे हो, ये टेबल को ओपन करने के लिए कि ये जो टेबल है वो अवेलेबल है या नहीं है, तो उसके लिए इज ओपन कमांड लगाई जाती है कि ये चीज जांच करने के लिए कि आप जो क्वेरी लगा रहे हो इज ओपन, इट मीन्स कि आप जो टेबल में से आप रिकॉर्ड देखना चाह रहे हो तो वो ओपन है या नहीं है, तो इसके लिए इज ओपन लगाना होता है। चलो, ये हो गया आपका इम्प्लिसिट कर्सर। उसके बाद में अपन आते हैं एक्सप्लिसिट कर्सर। हिंदी में बात करें तो बाहरी, ठीक है, जो बाहर से होता है एक्सप्लिसिट। और इम्प्लिसिट का जो हिंदी में दिया हुआ है अंतर्निहित, और इसका दिया हुआ है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, बाहर, और यहां पे एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बाहरी, और ये होता है आंतरिक, ठीक है। ये एक्सप्लिसिट मतलब बाहर से। तो इसमें जो दिया हुआ है, इसमें क्या होगा कि जो भी आप क्वेरी लगा रहे हो इसके लिए एक से अधिक पंक्तियां, लेकिन एक समय में एक, कि आप एक से अधिक पंक्तियों का संचालन तो कर सकते हो, लेकिन एक समय में एक ही पंक्ति एग्जीक्यूट होगी, इससे ज्यादा पंक्तियां नहीं होगी। दूसरा, एक इंपॉर्टेंट लाइन जो है इसमें कि वर्तमान पंक्ति, जिसको करंट रो इंग्लिश में कहा जाएगा, या करंट रो, जो कि आपको उसको कहा जाता है वर्तमान पंक्ति, जिस पंक्ति पर आप कार्य कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी पंक्ति को डिलीट करना चाहते हो, जैसे मैंने कहा कि उस स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिलीट कर दीजिए जिसकी एज 18 साल से ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा कि उसकी एक पंक्ति को मैंने मतलब प्रभावित किया, एक पंक्ति को चेंज किया, तो उसको कहा जाएगा करंट रो, वर्तमान पंक्ति। और एक इंपॉर्टेंट बात, जितना भी ये जो कर्सर होते हैं ये आपकी घोषणा भाग में डिक्लेयर होते हैं। आपके जितने भी ये इम्प्लिसिट कर्सर है या एक्सप्लिसिट कर्सर है, ये आपके डिक्लेरेशन भाग में, PLSQL का जो डिक्लेरेशन भाग है उसमें आपको ये डिक्लेयर करना होता है। ये याद रखना है, मैं एक बार वापस रिवाइज करवा रहा हूं। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पहले मैंने बताया था कि PLSQL के 3 भाग है, डिक्लेरेशन, एग्जीक्यूशन और एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये आपको याद रखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 भाग कौन कौन से हैं, और जिसमें थोड़ा रिपीट कर रहा हूं कि डिक्लेरेशन भाग और जो लास्ट वाला जो तीसरा है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये कोई अनिवार्य भाग नहीं है, ये गैर जरूरी है, लेकिन एग्जीक्यूशन जो भाग है वो इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें, मैंने पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने इस चीज के बारे में एक्सप्लेन किया था, और हमारे जो बाकी की वीडियो देखोगे उसमें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगला जो टॉपिक है इसमें देखो कि इसको डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या है, हम कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं। तो देखो, कर्सर कोई भी स्पेलिंग ध्यान से देखें, CURSOR मैंने कैपिटल में लिखा है क्योंकि ये बताने के लिए, क्योंकि ये एक रिजर्व कीवर्ड है। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप स्मॉल में लिख सकते थे। फिर है कर्सर का नाम, जो भी आप रखना चाहो कर्सर का नाम एज यू विश। जैसे मान लो आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना चाहते हो तो स्टूडेंट रिकॉर्ड रख दीजिए, जो भी नाम रखना चाहे। इज सेलेक्ट स्टेटमेंट, इसके आगे जो भी आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, जो भी आप रिकॉर्ड रखना चाहते हो वो आप इसमें रख सकते हो। तो इसके बाद में आपको इस तरह से लिखना होगा। पेज नंबर 271 पे आप देख सकते हैं कि एक्सप्लिसिट कर्सर जिसमें एक से अधिक पंक्तियों का प्रदर्शित करती है, लेकिन एक बार में एक, और कर्सर को इच्छानुसार उपयुक्त नाम भी दे सकते हैं। और कर्सर को डिक्लेयर करने के लिए कर्सर का नाम आ गया और उसके बाद सेलेक्ट स्टेटमेंट आ गया। इसमें करना क्या होता है कि घोषणा भाग में सबसे पहले डिक्लेयर करना होता है। उसके बाद एग्जीक्यूशन भाग में, जो सेकंड नंबर का था एग्जीक्यूशन भाग, आप बुक में देख सकते हैं। एग्जीक्यूशन भाग में कर्सर को ओपन करें, एग्जीक्यूशन भाग में तो ओपन होगा जो भी आपने बनाया, और उसके बाद जो भी वेरिएबल और जो आपने डिक्लेयर किए हैं उनकी घोषणा करना, उनके बारे में एक्सप्लेन करना, जो भी वेरिएबल आपने लिए। और उसके बाद जो भी कर्सर है उसकी समाप्ति से पहले उसको क्लोज करना, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो भी कर्सर होता है उसमें आपको क्लोज करना होता है। क्लोज के लिए कुछ ऐसा कोई इंपॉर्टेंट मशीन नहीं बंद करनी है, आपको केवल यहाँ पे क्लोज लिख देना होता है। आपको ये याद होगा, ये क्लोज लिखना होता है स्लैश लगा के, या एंड जो लगाते हैं END, जो भी हम बंद करते हैं उसको END से बंद किया करते हैं। ध्यान होगा, बिगिन से शुरू होता है और एंड से समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था PLSQL कर्सर।
और अगला जो टॉपिक हम इसके बाद में लेंगे, अभी PL/SQL के लगभग पूरा चैप्टर पूरा होने को है। इसके बाद में स्टोर्ड प्रोसीजर है और एक्सेप्शन के बारे में दिया हुआ है, और ये हम अगले जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। और उसके बाद में जो ट्रिगर है इनके बारे में हम देखेंगे। तो देखते हैं 1 या 2 वीडियो में इसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। और एक बार वापस से वीडियो को पॉज करके आप जो मैंने यहाँ पे जो इंपोर्टेंट जो बिंदु मैंने जो लिखे इनको आप नोट कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें होती है। वर्किंग एरिया होता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक ऐसा वर्किंग एरिया होता है जो थोड़ी देर के लिए काम करने के लिए होता है। क्रियाशील समूह किसे कहते हैं, और वर्तमान पंक्ति क्या होती है, इसके एट्रीब्यूट क्या क्या है, जो आप फाउंड, नॉट फाउंड और रो काउंट और इजोपन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं। और ये इस तरह से आपको ये तैयार कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, समय कम बचा है, अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। और इससे पहले आप अपने जो बाकी के जो अदर सब्जेक्ट है, आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं या जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, वो अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे हैं और कंटिन्यू आपको मतलब ये पढ़ाई रखनी है। और आपको कोई भी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह में कोई डाउट हो, वैसे जो मैंने यहाँ पे जो नीचे की तरफ जो साइड पे वो लिंक दे रखा है, वहां से आप पुराने वीडियोज भी देख सकते हैं और पुराने जो मैंने क्वेश्चन पेपर जो मॉडल पेपर जो है वो भी मैंने दे रखे हैं। तो इनके क्वेश्चन पेपर को आप चेक कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे अगर आपको चाहिए कि इस टॉपिक पे आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। आपके कमेंट मुझे मिल रहे हैं और काफी स्टूडेंट्स ने मतलब बहुत अच्छा भी बताया है, और कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मतलब नाइस बताया है और कमेंट किया है। और मुझे अच्छा भी लगता है जब आप इस तरह के कोई कमेंट करते हैं, तो मन में खुशी होती है कि चलो ठीक है, मेरा एक जो प्रयास है स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे थे या फिर जो स्कूल में जिनके पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा, उनके लिए मैंने एक प्रयास किया है। और आपका जो इस तरह से समर्थन मिलता है, आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, हमारे वीडियोज को, जो मेरे वीडियोज को रेगुलर आप देख रहे हो, तो मुझे इससे खुशी होती है। तो रेगुलर आप वीडियो देखते रहे और कोई भी जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिख के देखें। मैं मेरे पास उस समय के अनुसार, अभी कोरोना का चल रहा है तो लगभग आप भी फ्री हैं और स्कूल वगैरह भी लगभग फ्री होने को है, तो टाइम मिल रहा है, तो ये वीडियोज हम कंटिन्यू बनाएंगे। तो अगली वीडियो के लिए आप इंतजार करें। और हमारा जो भी चैनल आपको अच्छा लगे हो तो उसको आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि देखो मेरा जो पर्पज है वो पैसा कमाना नहीं है। कई स्टूडेंट्स हो सकता है ये सोच रहे होंगे, कई बार मुझसे मिलते हैं जो पूछते हैं कि सर इससे आप मतलब बहुत पैसा कमा रहे होंगे, पैसा मिल रहा होगा। देखो मेरा ऐसा कोई इशू नहीं है। पैसा कमाने के लिए तो बहुत ज्यादा व्यूअर्स सही होते हैं, और मैं जितना मानता हूं कि बहुत कम स्टूडेंट्स इन चीजों को देखना पसंद करते हैं। क्योंकि जब मोबाइल हाथ में होता है तो जरूरी नहीं है कि यूट्यूब पे आप ये वीडियोस देख रहे होंगे, उस समय कुछ कॉमेडी टाइप का, कुछ फनी टाइप का कुछ देख रहे होते हैं, तो एजुकेशन वीडियो इतने प्रमोट नहीं हो पाते। तो ऐसा पैसा कमाने का कोई पर्पज नहीं है। हाँ, आपके लिए अगर कुछ भी अगर मैं अच्छा कर सकूं तो मुझे इस चीज में खुशी मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, पढ़ाई का ध्यान रखें, रेगुलर स्टडी करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।